Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahi. Today I will be teaching you the lecture number थर्ड ऑफ इंडियन पॉलिटी जो आपके सिलेबस में दिया गया है। अगर आप यहाँ पर सिलेबस देखोगे, सिलेबस में आपको दिया गया है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मैंने ऑलरेडी आपको 2-3 लेक्चर्स पहले दिया हुआ था। ठीक है, पीडीएफ मैंने शेयर किया था उन लेक्चर्स के बारे में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, बर्थ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था। उसके बाद मैंने आपको सेकंड चैप्टर जो पढ़ाया था वो था आपके पास, सेकंड चैप्टर जो था वो साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये भी आपको बताया था। तो आज जो यूनिट हमारे पास है दैट इज़ प्रीएम्बल। हम वही चीज़ें करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, और 100% जो क्वेश्चन इन टॉपिक्स के ऊपर आ जाएगा आप उनको ईजिली कर सकते हो। प्रीएम्बल जो है ये आज का चैप्टर हमारे पास रहेगा, चैप्टर नंबर 3, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या होता है ये प्रीएम्बल, ये हम समझेंगे। ये आपका दोनों एग्जाम्स को, एक एनटी का एग्ज़ाम आपका उसमें इसके सिलेबस में भी है, और जो आपका जेकेएस का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस है उसमें भी आपको ये मेंशन किया गया है। ठीक है, जो कोर सब्जेक्ट्स आपको जेकेएस में दिए गए हैं प्री में, वही कोर सब्जेक्ट्स आपको एनटी में भी दिया गया है। उसी लेवल का पढ़ना है, उससे कम आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज प्रीएम्बल। प्रीएम्बल इज लाइक एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे पास है, हम जब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम जनरली रेफर किसको करते हैं कि ये प्रीएम्बल है। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस करता है, मतलब इंट्रोड्यूस का मतलब ये होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रिफ्लेक्ट होता है, तो वो हमें प्रीएम्बल को पढ़ने से ही पता चलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिल रही है, किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है, किन किन आइडियाज़ के ऊपर फोकस किया गया है। इट टेल्स अस द बेसिक वैल्यूज़, आइडियाज़ एंड गोल्स ऑन विच आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें क्या बताता है प्रीएम्बल, ये हमारे जो बेसिक वैल्यूज़ हैं, किसके बेसिक वैल्यूज़ हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक वैल्यूज़ हैं। आइडियाज़ हमारे क्या हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स होते हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उनके क्या आइडियाज़ हैं या उनके क्या गोल्स थे। ठीक है, वो सारा कुछ रिफ्लेक्ट हमें किस पे कहाँ से देखने को मिलता है, प्रीएम्बल से हमें वो आइडिया देखने को मिलता है। जैसे कि हम बोलते हैं, यू कैन थिंक ऑफ इट एज ए ब्लू प्रिंट और प्रीफेज एक्सप्लेनिंग व्हाट इंडिया स्टैंड्स फॉर। जैसे कि हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, एक ब्लू प्रिंट हमारे सामने है या प्रीफेज होता है, जनरली हम बोलते हैं इसको प्रीफेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो एक्सप्लेन क्या करता है व्हाट इंडिया स्टैंड्स फॉर। अब प्रीफेज का मतलब क्या है ये समझना यहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको प्रीफेज समझ में आएगा तो आपको ये पूरा स्टेटमेंट समझ में आएगा। तो इन प्रीएम्बल एक्ट्स एज ए प्रीफेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये प्रीफेज क्या है ये हमें यहाँ पर, हम इसको यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि मैंने इसको अलग तरीके से इस पीडीएफ को क्रिएट किया है सो दैट आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको समझना ज़रूरी है सो दैट आप एक अच्छे तरीके से उसको समझ पाओगे। प्रीफेज का मतलब होता है, ए प्रीफेज इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ ए बुक और ए डॉक्यूमेंट। जैसे कि हम बोलते हैं प्रीफेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसको हम नाम बोलते हैं, वो प्रीएम्बल है जिसको प्रीफेज बोलते हैं। है क्या प्रीफेज का मतलब क्या है, ये एक इंट्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बुक आप ले लो, उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है ना, बुक किस बारे में है, या कोई भी डॉक्यूमेंट है, एक फॉर एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंट है 20 पेज का, उसका भी एक इंट्रोडक्शन पहले दिया होता है, उसका भी लिखा होता है, जो प्रीफेस रेफर करता है। एक्सप्लेनिंग इट्स पर्पस, उस प्रीफेस से हमें क्या पता चलता है इस बुक का या इस डॉक्यूमेंट का पर्पस क्या है, इसमें किन किन आइडियाज़ के ऊपर हम बात कर रहे हैं, मेन फोकस किन किन एरियाज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। वही सेम एग्जैक्टली जब हम प्रीएम्बल पढ़ते हैं, प्रीएम्बल में हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस और हमारा आइडियाज़ क्या है वो हमें रिफ्लेक्ट होता है। जैसे कि द प्रीएम्बल इज़ द प्रीफेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट टेल्स व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू डू, जो हमें बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का एम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो गया प्रीफेज का मतलब। अब हम वापस आएंगे ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से इस चीज़ को समझना ज़रूरी है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, उसके बाद ठीक है, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट विथ ए प्रीएम्बल। अब ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं, सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा था वर्ल्ड में जहाँ पर हमें देखने को मिलता है प्रीएम्बल, जिन्होंने स्टार्ट किया था पहली बार। तो हमें पहले ये रिफ्लेक्ट हो गया था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा आपको कि प्रीएम्बल आइडिया जो है ये कहाँ से हमने लिया हुआ है, तो आप बोलते हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो हमने किया था इसको।
इन इंडिया की अगर हम बात करेंगे, आवर प्रियम्बल इज इंस्पायर्ड बाय ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करेंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको कहाँ से इंस्पायरेशन मिली है, वो है ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। अब ये ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन क्या है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। इंस्पायर कहाँ से हुआ है, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन से। और इस ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, ये रेजोल्यूशन जो है ये किसने लाया था, ये जवाहरलाल नेहरू ने लाया था, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया था। कहाँ पर लाया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे पास प्रीएम्बल का इंस्पायर जो हुआ था वो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। ये भी आपका क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। अब यहाँ पर हम आ जाएंगे और हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये हम एक एक करके देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन का मतलब होता है, द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन वाज ए डिक्लेरेशन ऑफ द गोल्स एंड आइडियाज दैट द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड फॉर इंडिया। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन क्या था, एक डिक्लेरेशन थी, ठीक है। किसकी डिक्लेरेशन, जो हमारे गोल्स थे या जो हमारे आइडियाज़ थे या जो हमारा एम जो था, उसी के बारे में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमें बताता है, जो मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया था, ठीक है। जो इंडिया के लिए चाहते थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस किस्म का होना चाहिए। इसको ड्राफ्ट किसने किया था, ड्राफ्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू। कब किया था, 1946 में। इट बिकेम द बेसिस फॉर द प्रीएम्बल, और यही बेस बना प्रीएम्बल के लिए। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को लेकर आया है, जहां पर उसने अब इंडिया का गोल क्या होगा, इंडिया के आइडियाज़ क्या होंगे, इनका एम क्या होगा, और फिर यही बेस बना प्रीएम्बल का। तो प्रीएम्बल इसी बेसिस पे फिर बनाया गया था। एग्जाम्पल से समझिए, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वांटेड इंडिया टू बी फ्री। अब इस रेजोल्यूशन में क्या लिखा गया, इस रेजोल्यूशन में जैसे आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हो, अब हम डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करेंगे, डेली बेसिस पे हम शाम को जल्दी से सोएंगे, सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग हम क्या करेंगे, उठेंगे नींद से, फिर डेली बेस पे एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो कुछ रेजोल्यूशन आप बनाते हो ना, यहाँ पर भी उसी तरीके से कॉन्सेप्ट आप समझो, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये जो रेजोल्यूशन बनाया गया था, इसमें क्या बताया गया था, वांटेड इंडिया टू बी फ्री। इसमें बताया गया इंडिया फ्री होगा, डेमोक्रेटिक रहेगा, ठीक है, एंड जस्ट फॉर ऑल इट्स पीपल, और लोगों के लिए जस्ट होगा। जितने भी लोग इंडिया में रहते हैं सबको जस्टिस मिलेगा, सारे लोग फ्री होंगे, और इंडिया को हम रिप्रेजेंट करें एज ए डेमोक्रेटिक। तो ये था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर। समझ आ रही है बात। वापस जाएंगे ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर। प्रीएम्बल को आपको इसी तरीके से पढ़ना है, समझना है, वर्ड टू वर्ड समझना, तब आपको समझ में आ जाएगा। इससे पहले आपने प्रीएम्बल पढ़ा होगा, बट आज आपको फर्क तो आना चाहिए कि अगर आज भी आप प्रीएम्बल पढ़ रहे हो तो आपको समझ आने पर ये क्या मैं क्या कहने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। द प्रीएम्बल इज कॉल्ड एज द सोल और फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। प्रीएम्बल को हम क्या बोलते हैं, ये सोल, कॉन्स्टिट्यूशन का सोल। जैसे ह्यूमंस में सोल होता है, इसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका सोल क्या है, आप बोल सकते हो प्रीएम्बल उसका सोल है, या क्या बोल सकते हैं, फिलॉसफी है। कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी जो है वो किसको हम बोलते हैं, वो प्रीएम्बल को बोलते हैं। ये फिलॉसफी में मैं अभी बताऊंगा। बिकॉज क्यों इसको बोलते हैं सोल और फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड इन देयर माइंड्स। क्योंकि हमें प्रीएम्बल में डायरेक्टली देखने को मिलता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उनके माइंड में क्या था, वो रिफ्लेक्ट हमें प्रीएम्बल में हो रहा है। जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उनका माइंड में क्या था, उनके माइंड में क्या था उस टाइम पे, वो किस तरीके से फ्यूचर इंडिया को देखना चाहते थे, ठीक है। तो वो हमें प्रीएम्बल में रिफ्लेक्ट देखने को मिल रहा है। तो इसलिए हम बोलते हैं प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे फिलॉसफी का मतलब क्या है, फिलॉसफी किस चीज़ को रेफर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसलिए मैं इस पीडीएफ को ध्यान से आप पढ़ोगे तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है। philosophy of the constitution, the philosophy of the constitution means its basic ideas and values। सेम चीज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलो, philosophy of the constitution बोलो, ठीक है। तो आइडियाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या प्रीफेज आप बोलो, सेम रिफ्लेक्ट करता है। द philosophy of the constitution means its basic ideas and values। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक आइडियाज हैं, क्या क्या वैल्यूज हैं, ऑन विच द होल डॉक्यूमेंट स्टैंड्स, और जिन आइडियाज जिन वैल्यूज के ऊपर पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो बनाया गया है। जैसे कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जस्ट, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी टर्म्स यूज़ की गई हैं जब हमने प्रीएम्बल को बनाया है, ठीक है। जो प्रीएम्बल में रिफ्लेक्ट हमें देखने को मिलता है। और जब हम आगे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे वहाँ पर हमें जस्टिस की बात करनी पड़ेगी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जब फंडामेंटल राइट्स में हम आगे जाएंगे। आर द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस
फिलॉसफी। ये किसके पार्ट है? ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है उसमें हमें देखने को मिलता है। जनरली ये प्रेम्बल की बात कर रहे हैं। दे गाइड हाउ लॉज शुड बी मेड एंड इंटरप्रेटेड। और ये टर्म्स जो जस्टिस हैं, लिबर्टी हैं, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, ये सारी चीज़ें हमें गाइड करते हैं किस तरीके से लॉज को बनाया जाएगा और किस तरीके से लॉज को इंटरप्रेट किया जाता है। आ रही बात समझ? क्लियर हो गया? तो ये भी हमने यहाँ पर देखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर इन की टर्म्स को हाईलाइट किया अलग से, सो दैट आप इस डॉक्यूमेंट को, प्रियम्बल को वर्ड टू वर्ड समझ सकते हो, सो दैट आप इजीली अंडरस्टैंड करोगे। इट वाज चेंज्ड ओनली वंस, इसको एक ही बार अमेंड किया गया है। अभी तक प्रियम्बल को अमेंड किया गया है एक ही बार, ओनली वंस। कैसे किया गया? बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 एक अमेंडमेंट किया गया है, और वो भी एक ही बार, जिसको बोला गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और ये 1976 में हुआ है। जिसमें क्या किया गया है, चेंज क्या क्या लाई गई है, कुछ नए वर्ड्स को ऐड किया गया है। सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। SSI आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। SSI का मतलब सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। इसको बाद में ऐड किया गया, कब? 1976 में ऐड किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसमें अमेंडमेंट किया गया है। ये पहले जब प्रेम्बल, हम ओरिजिनल प्रेम्बल देखते हैं उसमें हमें ये नहीं देखने को मिलता है, फिर बाद में इसको ऐड किया गया था, ये चेंज लाई गई थी। तो ये एक ही बार अभी तक हुआ है। क्लियर हो गया? कुछ कीवर्ड्स है जो प्रियम्बल में हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो प्रियम्बल में हमें देखने को मिलते हैं? ये यहाँ पर आप देखोगे, एक टर्म यूज होगी, एक वर्ड यूज होगा प्रियम्बल के अंदर जिसको बोलते हैं सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? सॉवरेन मीन्स इंडिया इज ए कंप्लीट इंडिपेंडेंट कंट्री। इंडिया जो है एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट कंट्री है। वी आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी अदर नेशन, हम किसी नेशन के कंट्रोल में नहीं हैं। नीदर ए कॉलोनी एट प्रेजेंट, ना तो हम कोई कॉलोनी है और ना ही हम नॉर ए डोमिनियन, ना तो हम डोमिनियन है। सो वी आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी अदर नेशन, ना एज ए कॉलोनी ना एज ए डोमिनियन। हम क्या है? हम इंडिपेंडेंट कंट्री है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट कंट्री है, ठीक है। ये आगे मैं बताऊंगा कॉलोनी और डोमिनियन का मतलब क्या है, ये आगे हम चलेंगे। एग्जाम्पल से समझिए, इंडिया कैन मेक इट्स ओन लॉज। इस सॉवरेन का मतलब क्या है? इंडिया जो है हम क्या कर सकते हैं? अपना लॉ बना सकते हैं, ठीक है, खुद अपने लॉज बना सकते हैं। साइन ट्रीटीज विद अदर कंट्रीज, जो बाकी कंट्रीज हैं इंटरनेशनल लेवल पे हम ट्रीटीज साइन कर सकते हैं, एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। एंड डिसाइड इट्स इंटरनल मैटर्स, और जो हमारे अपने इंटरनल मैटर्स होते हैं वो हम खुद डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी नेबरिंग कंट्री के साथ कोई इशू चल रहा है, हम उसको खुद ही रिजॉल्व कर सकते हैं। कंट्री के अंदर कुछ इशू चल रहे होते हैं उसको हम खुद ही रिजॉल्व कर सकते हैं विदाउट आस्किंग परमिशन फ्रॉम एनीवन। हम किसी से परमिशन नहीं ले सकते हैं, हम सारे डिसीजंस खुद ले सकते हैं। वो एक्सटर्नल डिसीजंस हो, वो इंटरनल मैटर्स के ऊपर डिसीजंस हो, वो कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हो जिनको साइन करना हो, वो हम खुद देखते हैं। इस ये होता है सॉवरेनिटी का मतलब। और आपको कोई भी टर्म एग्जाम में पूछ सकते हैं। दूसरी टर्म यूज जो की गई है प्रियम्बल के अंदर वो है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या है? द कांग्रेस पार्टी फर्स्ट टॉक्ड अबाउट बिल्डिंग ए सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। कांग्रेस पार्टी ने पहली बार बात की थी कि हम जो सोसाइटी बनाएंगे वो सोशलिस्ट पैटर्न पे होगी। हैं क्या ये सोशलिस्ट पैटर्न? आगे मैं बताऊंगा। सोशलिस्ट पैटर्न पे हम सोसाइटी बनाएंगे। और ये किस सेशन में उन्होंने डिसाइड किया था? एक सेशन हुआ था जिसको बोलते हैं अवधि सेशन पे बताया गया था। इंडिया फॉलोज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अब हमने तो कहा है या कांग्रेस पार्टी ने ये इस चीज़ को डिसाइड किया है, सोसाइटी जो रहेगी वो सोशलिस्ट पैटर्न पे रहेगी, लेकिन उसने बोला कि हम फॉलो करेंगे सोशलिज्म का कौन सा वाला पार्ट? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ना कि कम्युनिस्ट सोशलिज्म, जैसे कि चाइना या रशिया में हमें देखने को मिलता है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब क्या है? दिस मीन्स वी बिलीव इन मिक्सड इकोनॉमी। हम मिक्सड इकोनॉमी के ऊपर हम बात करते हैं। मिक्सड इकोनॉमी का मतलब है यहाँ पर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस भी रहेंगे, प्राइवेट सेक्टर इकट्ठे काम करेंगे। आ रही बात समझ? तो दैट मीन्स अगर जिसको मिक्सड इकोनॉमी में पढ़ते हो ना, मिक्सड इकोनॉमी, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट का मतलब यहाँ पर बोला गया कि हमारी सोसाइटी जो रहेगी वो बेस्ड होगी मिक्सड इकोनॉमी के ऊपर, जहाँ पर दोनों प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर भी को एग्जिस्ट करेगा, एक साथ रहेंगे। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। इन इंडिया बिग इंडस्ट्रीज लाइक रेलवेज आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर है रेलवेज। ये
इसको कौन ओन करता है? ये तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये तो गवर्नमेंट इंडस्ट्री है ना। आ रही बात समझ? क्योंकि अगर आप देखोगे रेलवे गवर्नमेंट के पास है, कोई प्राइवेट रेलवे इंडिया में नहीं है, तो क्या हो गया? ये हो गया गवर्नमेंट, ये हो गया पब्लिक। बट एट द सेम टाइम, लेकिन अगर आप देखोगे प्राइवेट कंपनीज लाइक रिलायंस और टाटा आल्सो रन देयर बिजनेस फ्रीली। लेकिन अगर आप देखोगे बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज में, रिलायंस की बात करो, टाटा कंपनी की बात करो, वो भी बिजनेस अपना करते हैं, फ्रीली कर रहे हैं विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। तो दैट मीन्स एग्जिस्ट क्या करता है? दोनों, पब्लिक और प्राइवेट। ये हो गया हमारे पास सोशलिस्ट इकोनॉमी। इंडियन सोशलिज्म क्या है? इंडियन सोशलिज्म मिक्स है, एक मार्क्सिज्म का और गांधीइज्म का। और ये ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे गए। इंडियन सोशलिज्म में हमें दोनों एस्पेक्ट्स देखने को मिलेंगे। एक हमें देखने को मिलेगा मार्क्सिज्म का, ठीक है, और दूसरा गांधीइज्म आइडिया भी यहाँ पर देखने को मिलता है। मार्क्सिज्म आइडिया का मतलब ये है कि यहाँ पर इकोनॉमिक इक्वालिटी, मतलब सबको ये है कि राइट है कि उसको इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए सबको, सब जो सारे लोग जो यहाँ पर हैं वो इकोनॉमिकली क्या है? वो बराबर है। ये इकोनॉमिक इक्वालिटी हमें देखने को मिलती है। और गांधीज़म मतलब सिंपलिसिटी, सेल्फ रिलायंस, ये सारी चीज़ें, ये गांधी का आइडिया हमें देखने को मिलता है सोशलिज्म के अंदर। अभी तक ये पॉइंट्स आपको मैंने बताया, इसको हम और थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझेंगे। जो इसकी की टर्म्स यूज़ की गई है उन की टर्म्स को हम नीचे समझेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन मैंने आपको समझाया था, ठीक है। फिलॉसफी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि मैं आपको समझाऊंगा कॉलोनी या डोमिनियन का मतलब क्या है। द फ्रेज नीदर ए कॉलोनी नार ए डोमिनियन, जो फ्रेज ऊपर हमने यूज़ किया था ना कि इंडिया जो है ना तो ये कॉलोनी है ना तो ये डोमिनियन है, बल्कि क्या है? कंप्लीट इंडिपेंडेंट कंट्री है, ठीक है। इन द प्रीएम्बल मीन्स इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री, नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी अदर नेशन और फॉरेन पावर। कोई इसको कंट्रोल नहीं करता है, कोई फॉरेन पावर या कोई नेशन इसको कंट्रोल नहीं करता। इसी को बोलते हैं नीदर ए कॉलोनी नार ए डोमिनियन। कॉलोनी को समझना जरूरी है। कॉलोनी का मतलब है ए कॉलोनी इज ए कंट्री और एरिया दैट इज अंडर द फुल और partial political control of another country and is often exploited by its resources। फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया ले लेंगे और 1947 से पहले यहाँ पर कौन थे? यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे। तो दैट मीन्स यहाँ पर लॉज जो बना रहे थे वो ब्रिटिश मेड लॉज थे, डिसीजन जो ले रहे थे वो ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर डिसीजन ले रहे थे। तो इंडिया में जो हम रहते थे, यहाँ जो उस टाइम के लोग रहते थे, उनके पास कोई रूल, सेल्फ रूल नहीं था। तो फिर कौन रूल यहाँ पर कर रहे थे, कौन लॉज बनाते थे, कौन डिसीजन लेते थे? वो ब्रिटिशर्स ले रहे थे। ब्रिटिशर्स इंडियन टेरिटरी के अंदर थे और यहाँ पर लॉज और रेगुलेशंस चलाते थे, डिसीजंस लेते थे। तो दैट मीन्स इंडिया उस टाइम पे एज ए कॉलोनी थी। तो एट प्रेजेंट हम साउरिंग हैं, हम एट प्रेजेंट कॉलोनी नहीं है, कॉलोनी हम बिफोर 1947। तो कॉलोनी इज ए कंट्री या एक एरिया जो फुल कंट्रोल में किसी और कंट्री के अंदर हो या पार्शियल पॉलिटिकल कंट्रोल के अंदर किसी और कंट्री के अंदर, सो दैट वो कंट्री क्या करते हैं? यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाता है, यहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ब्रिटिशर्स यहाँ पर करते थे। कॉलोनी आपको समझ में आ गई? देखो, हर टर्म का समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अदरवाइज कोई क्लास देने का कोई और फिर फ़ायदा नहीं आता। अगर आप नॉन स्टॉप पढ़ोगे ना, टर्म आती है और उसको स्किप करोगे, उसको समझोगे नहीं, तो चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। पॉलिटी समझना इजी भी है अगर आप टर्म्स को अच्छे तरीके से समझ पाओगे, पॉलिटी समझना डिफिकल्ट पे अगर आप टर्म्स को छोड़ दोगे, ऐसे नॉन स्टॉप पढ़ोगे तो कनेक्शन आपको नहीं बनेगा, ठीक है। ए डोमिनियन इज ए कंट्री, ठीक है, ए डोमिनियन इज ए कंट्री, ठीक है, ये भी कंट्री है। देखो, is a country that governs itself but still officially recognizes the authority of other country। For example, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था आफ्टर 1947 या बिफोर 1950, देखो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ अगस्त 1947 में और 1947 से लेकर 1950 तक इंडिया एज ए डोमिनियन था। ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा था। मतलब क्या है इसका? एक ऐसी कंट्री जो कि गवर्नेंस खुद चलाती है लेकिन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द अथॉरिटी, लेकिन ऑफिशियल लेवल पे क्या होता है? दूसरी कंट्री को की अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज करता है। जैसे कि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, यहाँ पर गवर्नेंस जो चल रहा था वो इंडियन गवर्नमेंट थी, लेकिन वो रिकॉग्नाइज कर रहे थे किसको? ब्रिटिश क्राउन को। कब तक? 1950 तक, जब तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है लाया गया है एज ए हेड ऑफ द स्टेट। तो 1947 से लेकर 1950 तक इंडिया तो इंडिपेंडेंट था बट एज ए डोमिनियन था। मतलब ये है कि इंडिया जो है ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा था? हेड ऑफ द स्टेट, ब्रिटिश क्राउन को।
ठीक है। आफ्टर 1947 बट बिफोर 1950 इंडिया वाज ए डोमिनियन अंडर द ब्रिटिश क्राउन। किसके अंदर? ब्रिटिश क्राउन के अंदर। जैसे कि उस टाइम पे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया यूज्ड टू बी, जिस तरीके से कनाडा और ऑस्ट्रेलिया क्या था? डोमिनियन था ब्रिटिश क्राउन का। इंडिया मैनेज्ड मोस्ट ऑफ इट्स ओन अफेयर्स। हमने क्या किया था? इंडिया ने क्या किया था? मोस्ट अफेयर्स खुद ही चला रहे थे। लेकिन द किंग ऑफ इंग्लैंड वाज स्टिल टेक्निकली द हेड ऑफ द स्टेट। लेकिन किंग ऑफ इंग्लैंड जो था वो हेड ऑफ द स्टेट देखने को मिल रहा था। इसको हम डोमिनियन बोलते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कुछ की टर्म्स समझना ज़रूरी है प्रीएम्बल को समझने के लिए, अदरवाइज आप इसको सुपरफिशियली ऊपर से पढ़ोगे कि प्रीएम्बल होता क्या है। आरी बात समझ क्लियर हो गया? ये भी मैंने आपको बताया। फिर मैंने बोला था आपको सोशलिज्म, देखो ऊपर टर्म हमने यूज़ की थी, सोशलिस्ट पैटर्न मैंने बोला था, मार्क्सिज्म मैंने आपको बोला था, गांधीज्म मैंने आपको बोला था। ये यहाँ पर हमें समझना ज़रूरी है इन की टर्म्स को, ठीक है। सोशलिस्ट पैटर्न का मतलब क्या है? ए सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ ए सोसाइटी मीन्स एमिंग फॉर फेयरनेस एंड वेलफेयर ऑफ ऑल। सोशलिस्ट एक ऐसी सोसाइटी, जो मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बताया? उन्होंने बोला हम इंडियन सोसाइटी को सोशलिस्ट पैटर्न पे बनाएंगे। इसका मतलब क्या है? उन्होंने बोला कि हम सोसाइटी बनाएंगे फेयरनेस, जहाँ पर फेयर तरीके से हम सोसाइटी को चलाएंगे, सारे लोगों के वेलफेयर की हम बात करेंगे। आप देख सकते हो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में सारा कुछ देखने को मिलता है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। इसलिए फिर डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हमने देखने को मिलता है। रिड्यूसिंग द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, रिच और पुअर के बीच में गैप, जिसको आप इकोनॉमिक इक्वालिटी भी आप बोल सकते हो, ठीक है, उसको हम कम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल रिच है, यहाँ पर पुअर है, सपोज इसकी आमदनी 100 रुपये है और इसकी इनकम सपोज 30 रुपीज़ है, तो ये कोशिश करेंगे ये भी 40 पे चला जाएगा, ये 50 पे चला जाएगा, ये 60 पे चला जाएगा, सो ये गैप जो है कम हो जाए और एक टाइम पे क्या आ जाएगा? ये दोनों बराबर हो जाए। तो इस गैप को भी रिड्यूस करना है, जिसको हम इकोनॉमिक इक्वालिटी के ऊपर बात कर रहे थे। एंड इंश्योरिंग एवरीवन गेट्स देयर बेसिक नीड्स, और इस चीज़ को इंश्योर करना कि हर एक पर्सन जो यहाँ पर है उसको बेसिक नीड्स मिलने चाहिए। बेसिक नीड्स मतलब फॉर एग्जाम्पल फूड हो गया, क्लोथ्स हो गए, रहने के लिए जगह होगी, क्लीन इन्वायरमेंट होगा, जो भी चीज़ें बेसिक नीड्स के लिए होती हैं वो इंश्योर की जा रही है। तो ये सोशलिस्ट पैटर्न था। एग्जांपल इंडिया की बात करेंगे। इन इंडिया बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट। इंडिया में गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट कंपनीज भी ऑपरेट कर रही हैं, बट द गवर्नमेंट मेक श्योर द पुअर गेट हेल्प लाइक सब्सिडीज एंड एजुकेशन। अब देखो गवर्नमेंट का रोल क्या रहेगा? गवर्नमेंट का रोल रहेगा जो पुअर पॉपुलेशन है उनको सब्सिडीज दी जाए, जैसे गैस की सब्सिडी होती है, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी होती हैं, फूड सब्सिडीज होती हैं, एजुकेशन में उनको जो है हेल्प किया जाए, सो दैट वो पुअर भी क्या करें? वो भी ग्रो करें। ये आइडिया था सोशलिस्ट पैटर्न का। फिर मैंने बोला था इंडियन सोशलिज्म जो है दैट इज द मिक्सचर ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म। मार्क्सिज्म मैंने आपको बोला था जो बात कर रहा था इकोनॉमिक इक्वालिटी, और गांधीज्म की बात करेंगे यहाँ पर सेल्फ रिलायंस या सिंप्लिसिटी की हम जनरली बात करेंगे। मार्क्सिज्म का कहना था, मार्क्सिज्म ठीक है इज ए बिलीफ सिस्टम फोकस्ड ऑन रिमूविंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ये एक बिलीफ सिस्टम है जो किसके ऊपर फोकस करता है? जो भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, जो इकोनॉमिकली लोग बराबर नहीं है, उसको हमें कम करना, उसको हमें रिमूव करना है, इनइक्वालिटी को रिमूव करना है। उससे क्या होगा? सो वेल्थ इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, सो दैट वेल्थ जो है ये कुछ लोगों के हाथ में नहीं रहे, बल्कि क्या होगा? एक इक्वली शेयर होगा, सारे लोगों के पास वेल्थ हो, सारे लोगों के पास इनकम हो, सारे लोगों के पास इनकम अच्छी खासी हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंडियाज पॉलिसीज लाइक लैंड रिफॉर्म्स एंड गिविंग फ्री राशन टू द अंडर प्रिविलेज रिफ्लेक्ट्स एलिमेंट्स ऑफ मार्क्सिज्म। अगर आप देखोगे जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो उस टाइम सबसे मेजर प्रॉब्लम जो थी लैंड जो था, ये कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा लैंड था। ये एक बार फिर लैंड रिफॉर्म्स लाया गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया, लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, जिसकी वजह से फिर लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया उन लोगों में भी जिनके पास लैंड नहीं था। वो कौन सा आइडिया हमें रिफ्लेक्ट करता है? वो आइडिया कर रहा था मार्क्सिज्म, क्योंकि यहाँ पर बताया गया था रिमूविंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, वेल्थ जो है वो कुछ लोगों के हाथ में नहीं रहेगा बल्कि वो शेयर होगा सबके अंदर, ठीक है।
सबके अंडर। और यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ पर अंडर प्रिविलेज जिनके पास नहीं है, जो कि पुअर पॉपुलेशन की यहाँ पर बात की जानी है। फ्री राशन दिया गया जो लोगों के पास खाना नहीं होता था, तो ये रिफ्लेक्ट हमें करता है इकोनॉमिक इक्वालिटी को। और यही हमें प्रियम्बल में हमें क्या देखने को मिलता है, गांधीइज्म मैंने बात की यहाँ पर, जैसे कि गांधीइज्म इज़ द आइडिया ऑफ लिविंग सिंपली। गांधी ने एक आइडिया दिया था कि सिंपल रहना है, ठीक है, रिलाइंग ऑन वन सेल्फ, एक दूसरे के वन सेल्फ, ठीक है, एंड फोकसिंग ऑन नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ, ये उसने बताया था, ठीक है। ये आइडियाज़ उसने बताए थे जो हमें रिफ्लेक्ट होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जैसे कि गांधी प्रमोटेड मेकिंग योर ओन क्लोथ्स, उसने बोला सेल्फ रिलायंस की बात की, अपने क्लोथ्स बनाओ, अपने कपड़े बनाओ, खादी सिस्टम उसने प्रमोट किया था। एंड लिविंग विथ मिनिमल नीड्स, और कम चीज़ों के ऊपर आप ये करो, डिपेंड रहो, बहुत कम चीज़ों के ऊपर, ठीक है। आप प्रॉपर्टी को इकट्ठे नहीं करो, आप ज़्यादा इनकम नहीं बनाओ, सारी बात समझ, वेल्थ को कलेक्ट नहीं करो, आप मिनिमम चीज़ों को इस्तेमाल करो, ठीक है, सो दैट सोसाइटी सिंपल तरीके से रहे, शोइंग सिंपलिसिटी एंड सेल्फ रिलायंस। यहाँ पर ये बात समझ में आ गई, यही हमें प्रियम्बल में यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा था जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ठीक है। हाँ, कहाँ गया, ये हो गया जस्टिस रिपब्लिक, ये मैंने नहीं बताया, एक सेकंड रुको, कहाँ तक पहुँच गए थे हम। हाँ, यहाँ तक मैंने आपको बताया था। ये यहाँ पर अगर मैं फिर से देखूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, सोशलिस्ट आइडिया मैंने आपको बताया था, ठीक है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मैंने आपको समझाया था, ठीक है, मैंने मिक्सड इकोनॉमी के बारे में आपको बताया, मैंने सोशलिस्ट पैटर्न को आपको समझाया है, मैंने आपको एग्जाम्पल के जरिए से मैंने बोला इंडियन सोशलिज्म मार्क्सिज्म और गांधीज्म के आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्युलरिज्म करेंगे, या सेक्युलर का मतलब क्या है, ये मैं 15 मिनट में भी ख़त्म करता है, ये मैं 20 मिनट में भी सारा ख़त्म करता है, ये मैं आधे घंटे में ही सारा PDF ख़त्म करता है, ये जो भी यहाँ पर है, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। रीज़न ये है कि नॉन स्टॉप पढ़ना नहीं है, इसको हमें किस तरीके से पढ़ना है, इसको हमें समझ के पढ़ना है, क्योंकि प्रियम्बल समझ में आएगा, ये रिफ्लेक्ट होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आगे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे कि सर हमें ये समझ में आ गया, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।